नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। और अब रुख करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। बिजनौर के नगीना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नगीना के रामलीला मैदान में हुई बीजेपी की रैली में नगीना सुरक्षित सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर यशवंत और नरहोट सुरक्षित सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार के लिए सीएम ने जनता से वोट भी मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम ने जनसभा में कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम रविदास जी की पावन स्थली का जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी की पावन भूमि लालापुर में विकास की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेकर के सरकार ने भरपूर धनराशि वहां उपलब्ध करवाई है। रामायण का पाठ करवाना हमने प्रारंभ करवाया। पिछली सरकारों में रामायण का पाठ करना सांप्रदायिक माना जाता था। सीएम ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक लखनऊ में दंगा करवाता था, दूसरा लड़का दिल्ली से तमाशा देखता था। सपा सरकार में बालिकाएं बाजार नहीं जा पाती थीं और जो व्यापारी निकलता था वो सोचता था कि घर शाम को वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। अराजकता से आम जनजीवन अस्त व्यस्त था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने बिजनौर जनपद को तो डार्क जोन घोषित कर दिया था, यहां बिजली नहीं मिलती थी। सीएम ने कहा कि हमने बिजनौर में मेडिकल कॉलेज दिया, डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री भी हम आपके जनपद में लगा दे रहे हैं। हमारी सरकार ने 700 से अधिक धाम स्थापना का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया है। हम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और हर हर बम बम का नारा लगाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो बमबाजी करते थे वो दूसरी यात्रा पर चले गए। हम हर हर बम बम की नारेबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य एक हाथ में विकास है और दूसरे हाथ में माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। आप लोगों ने बुलडोजर की ताकत को देखा है ना। बड़े बड़े माफिया अब जेल में हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी गर्मी से अपना वोट दे रही है। के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत जी, बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से प्रत्याशी से अशोक कुमार राणा जी, मैटूर सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी से ओम कुमार जी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुची चौधरी जी, चांदपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश सैनी जी, नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में महात्मा विदुर की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बना करके अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको
जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली हैं, वहीं हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं, तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था, और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस दूसरे चरण के चुनावों पर है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी कि सोमवार को वोटिंग होनी है और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोट महत्वपूर्ण थे, तो इस दूसरे चरण में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में वोटिंग है और हर जिले में मुसलमान 40 से 50% तक का है, और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% तक की है। इसलिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में से बीजेपी का पल्ला भारी रहा था। पिछली बार बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल माना जा रहा है। बीजेपी को इसका तजुर्बा लोकसभा चुनावों में ही हो गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यूपी में महागठबंधन हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और इस इलाके के आरएलडी भी शामिल थे। इस पूरे इलाके में इन तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में से
7 सीटें समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के हिस्से में आई थी। सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा की सीटों पर बीएसपी जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मुरादाबाद, संभल और रामपुर में जीत मिली थी। बाकी की 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी 2019 में इस इलाके में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब हुआ था। इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशियों की जीत हार तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 65% तक है। दूसरे चरण की सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव जान लेते हैं। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर 50-55% तक मुस्लिम मतदाता, बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स, रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर, संभल की 4 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट 60% से ज्यादा, बरेली में 8 सीटों पर 40% तक मुस्लिम मतदाता, अमरोहा की बात करें तो 4 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं और अगर बदायूं की बात की जाए तो 6 सीटों में से 40 से 45% तक मुस्लिम वोटर्स पाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 20 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं। इसके अलावा बीएसपी ने 23 जबकि कांग्रेस ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल ने रामपुर में 1 मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस बार एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रही है और एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है। इसलिए राजनीतिक समीक्षक मान रहे हैं कि मुस्लिम मतों का बिखराव हो और बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। ये बात भी सही है कि बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन ऐसी ही चुनौती तो लोकसभा चुनावों में भी थी। इस इलाके में भले ही बीजेपी हारी हो, लेकिन ओवरऑल यूपी की बात करें तो बीजेपी क्लियर विनर बनकर उभरी। बीजेपी को इस बार भी ऐसे ही उम्मीद है कि अगर इस इलाके में कुछ सीटें कम हो भी गईं, तो फिर यूपी के दूसरे हिस्सों से उसकी भरपाई कर ली जाएगी। इसलिए बीजेपी इस इलाके की कैंपेनिंग में एक ही सवाल उठा रही है, वो है कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस बार इन सीटों पर 60.17% मतदान हुआ, जो साल 2017 के चुनावों से 2% कम था। पिछले विधानसभा चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों में 63.47% मतदान हुआ था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 48 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसी बीच अब यह सवाल उठता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा। सबसे पहले जानते हैं कि कहां कितनी वोटिंग हुई है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 60.33%, अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में 60.49%, बागपत में 61.35%, बुलंदशहर में 60.52%, गौतम बुद्ध नगर में 56.73%, गाजियाबाद में 54.77%, हापुड़ में 60.50%। मथुरा की बात करें तो मथुरा में 63.28%, मेरठ में 60.91%, मुजफ्फरनगर की बात करें तो 65.34% और शामली में 59.42% मतदान हुआ है। पहले चरण की इन 58 सीटों पर 2017 में 63.75 और 2012 में 61.03% मतदान हुआ था। वहीं 2007 में इन सीटों पर केवल 48.26% मतदान हुआ था।
इस चुनाव के बाद सपा की मुलायम यादव सरकार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल होना पड़ा। चुनावी विशेषज्ञ कम मतदान को सत्ता परिवर्तन की लहर के रूप में देखते हैं। इसका अंदाजा 2007 के चुनावों से भी लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की दिशा पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही तय होती है। साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले चरण की 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल का भी एक प्रत्याशी जीता था। बीजेपी जिन 5 सीटों पर हारी थी, उनमें से 4 पर वो दूसरे नंबर पर थी। पहले चरण का चुनाव जाट बहुल्य क्षेत्र में हुआ। इस चरण में राज्य सरकार के मंत्रियों श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कुलदीप देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत कुल 623 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। इनमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। सोशल मीडिया से लेकर कई नेताओं तक सभी इस विवाद पर अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरएसएस नेता इंद्रदेश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कुछ चरमपंथी छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरएसएस नेता इंद्रेश ने कहा कि हमेशा जीन्स पहने नजर आने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान खान के माध्यम से कुछ चरमपंथी हमारे देश और इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। इनका ये रवैया साबित करता है कि चरमपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि कल ही आरएसएस की मुस्लिम शाखा ने कर्नाटक की छात्रा बीबी मुस्कान खान का समर्थन किया था। संघ ने कहा कि हिजाब या पर्दा भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आरएसएस मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने हिजाब पहनने की बीबी मुस्कान की ये याचिका का समर्थन किया है और उसके आसपास के भगवा उन्माद की निंदा की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अवध प्रांत संचालक अनिल सिंह ने कहा कि हमारे समुदाय में एक बेटी और बहन है, हम उसे संकट की घड़ी में उसके साथ खड़े हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने बयान में कहा कि हिंदू सांस्कृतिक महिलाओं का सम्मान करना सिखाती है और जिन्होंने जय श्री राम का जाप किया वो लड़की को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सारे मीडिया हाउस को कहूँगा कि इस असलियत को दुनिया के सामने रखें ताकि कट्टरपंथी चेहरे बेनकाब हों। आज सैकड़ों हजारों मुसलमानों के शर्मिंदा हैं इस नाम पर संदेश आए, फ़ोन आए कि हमारी बेटियों का कट्टरपंथी कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनका इसी के नाम पर आया कि कट्टरपंथी कैसे मजहबी सेंटिमेंट भड़काकर
इस देश का सद्भाव और भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इन सब को देखते हुए अपील करूंगा कि जो छिपे हुए शैतान हैं और उनकी हरकतें हैं उनको जानिए और उसको निंदा करते हुए एक्सपोज करके समाज को बचाइए और देश को भी बचाने में आगे आए। और इस कांड को रचने वालों की घोर निंदा करते हुए ये भी कहूँगा कि इसकी एक गहरी छानबीन होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने शीघ्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के लिए दंगल शुरू हो गया है। यूपी में दूसरे चरण और उत्तराखंड गोवा में प्रचार के लिए बस 2 दिन का वक्त और बचा है। इसलिए यहां चुनाव प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की आज अल्मोड़ा और कासगंज में जनसभा है। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आज गोवा में वोट मांगेंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, जयंत चौधरी समेत तमाम नेताओं की आज कई जनसभाएं हैं। दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनसभा है। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास यूपी के कासगंज में रैली है। बात करें केंद्रीय मंत्री अमित शाह की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी में जनसभाएं हैं। सुबह 12 बजे बरेली पहुंचेंगे, जहां बरेली जिले की भोजीपुर विधानसभा में दोपहर 12:05 के आसपास श्री सिद्ध विनायक इंस्टीट्यूट, डोहना, नैनीताल रोड, टोल प्लाजा के सामने बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे के आसपास बरेली जिले के आंवला विधानसभा में श्री सुभाष इंटर कॉलेज मैदान, आंवला, बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर तकरीबन 3:15 बजे के आसपास शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा में ग्राम महमूदपुर इंडिया शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में दौरे पर हैं। सुबह वो 11:30 बजे रामलीला मैदान कांट, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1:45 बजे के आसपास बिलसी रोड, बीरगंज, बदायूं में जनसभा करेंगे। उसके बाद दोपहर तकरीबन 1:30 बजे अशोकपुर, सराय, कुतुबपुर, दरियाबगंज रोड, पटियाली, कासगंज में जनसभा करेंगे। और उसके बाद तकरीबन दोपहर 3:30 बजे के आसपास दीनदयाल उपाध्याय सत्यवती मेमोरियल इंटर कॉलेज, दातागंज, बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम की बात करें तो शाम तकरीबन 4:45 बजे पुवाया इंटर कॉलेज, पुवाया, शाहजहांपुर में जनसभा है। और इसी के बाद अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आज रामपुर के चुनावी दौरे पर हैं। अखिलेश यादव सुबह 11:15 बजे के आसपास मिल्क विधानसभा के शाहबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे केमरी में जनसभा को, दोपहर 2 बजे विजय रथ द्वारा बॉबे इल्म गेट होते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय, दोपहर 3:30 बजे खोर चौराहे पर जनसभा है। के बाद शाम 4 बजे स्वरा कस्बा चौराहे पर जनसभा है और शाम तकरीबन 4:45 बजे धड़ियाल पहुंचकर जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे की बात की जाए तो वो टाना पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की सहारनपुर में आज 3 जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे पीजीआई हॉस्पिटल के सामने अंबाला रोड विधानसभा नुक्कड़, दोपहर 12 बजे खुद बस स्टैंड, जनता रोड, सहारनपुर देहात, दोपहर 1 बजे तिब्बिया कॉलेज के सामने देवबंद पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज रामपुर प्रस्ताव पर हैं। जी हाँ, मिल्क विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे
SRM इंटर कॉलेज मिलक में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर विधानसभा को दोपहर 3 बजे रास इंडिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की आज गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 2 जनसभाएं भी हैं। जी हां, आज राहुल गांधी दोपहर तकरीबन 2:45 बजे के आसपास मार्गो में होटल नानोटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे बेबकेगल प्रशांत थिएटर के पास करचोरेम में जनसभा करेंगे और शाम तकरीबन 5:15 बजे कोटोरियम मार्केट कोटोरियम में जनसभा करेंगे। इसके बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आज गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड में चुनावी दौरे पर आज दूसरा दिन है। वो आज कोटीद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भगवानपुर और पिरान कलियर में प्रचार करेंगे, जबकि 12 फरवरी को देहरादून, विकासनगर, सहसपुर, मसूरी और डोईवाला में प्रचार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया। क्योंकि वाइंड अप ही तो था, तुमने तो कहा था इसके बाद वाइंड अप